नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण जौहरी और आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज बाय अनअकैडमी। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यही आज आपको बताने वाले हैं। क्या इसके आसपास की मिस्ट्रीज़ हैं? आप लोगों ने भी काफ़ी सारी कहानियाँ इससे जुड़ी सुनी होंगी। इस प्लेस को, इस जगह को मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस ऑन अर्थ का खिताब मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस ये जगह है। हज़ारों ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ इसके साथ में कहानियाँ बना दी गई हैं कि यहाँ पे कुछ जहाज़ आए, यहाँ पे कुछ विमान इसके ऊपर से जो निकले। हज़ारों लोग ऐसे थे जो कि गायब हो गए, उनका कभी पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि ये एलियंस यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ने कहा कि टाइम ट्रेवल जो लाइन है वो यहाँ से जाती है। कुछ ने तो ये कहा कि एक रामायण काल की एक राक्षसी थी सिम्हिका, वो यहाँ अंदर मौजूद है, एक स्क्विड, बहुत बड़ी एक स्क्विड, तो वो यहाँ पे जहाज़ों को खींच लेती है। लेकिन हकीकत जो है वो इसके पूरी तरह से विपरीत है। हकीकत क्या है, ये आज आपको इस वीडियो में अंत तक पता चल जाएगा और आपके जितने डाउट्स हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड सभी रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे केसेस भी यहाँ पे हुए कि जहाँ पे जो जहाज़ मिले एबंडेंट स्थिति में, मतलब उन जहाज़ों पे वो जहाज़ तो मौजूद थे उस एरिया में, बर्म्यूडा ट्रायंगल में, लेकिन उनके अंदर कोई शख्स नहीं मिला। जितने क्रू मेंबर्स थे वो गायब थे। तो आखिर ये केसेस क्या थे, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बर्म्यूडा ट्रायंगल, इस जगह के अलावा दुनिया भर में ऐसे कितने सारे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे इसी तरह के मिस्टीरियस केसेस देखने को मिले हैं। तो क्या वहाँ भी इसी तरह का कोई बर्म्यूडा ट्रायंगल है या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है? क्या वहाँ भी कोई ऐसी एक राक्षसी है, या ये कहा जाए एलियन वहाँ पे भी अबडक्शन करते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं? क्या हैं ये सारी कहानियाँ और इनकी हकीकत, ये आज आपको पता चलने वाला है। और साथ ही साथ रिसेंट ईयर्स के अंदर, कुछ ही सालों के दौरान क्या क्या विचित्र घटनाएं यहाँ पे अभी हुई हैं। क्योंकि जब आप बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 1800 में, 1900 में ये हुआ, 1800 में ये हुआ, 1400 में ये हुआ, लेकिन साल 2000 के बाद से क्या क्या घटनाएं हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं आपके आज के इस एपिसोड की। तो सबसे पहले बर्म्यूडा ट्रायंगल आखिर कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, यूएस से साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको 3 छोर मौजूद हैं, जिसमें से एक है पोर्टो रिको, एक है फ्लोरिडा और एक है बर्म्यूडा। ये तीनों जगह जो हैं वो एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं अटलांटिक ओशियन के अंदर। अटलांटिक ओशियन के बीच में ये जो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बनता है, करीबन 4,40,000 मील की, जिसकी पूरा एरिया जो कवर करता है, इस सी का जो एरिया है, जो ओशियन का, यहाँ पे मौजूद है बर्म्यूडा ट्रायंगल। और बिजिएस्ट शिपिंग रूट इसको बताया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट बिजी शिपिंग रूट इसको कहा जाता है। हर रोज़, आज भी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, इस समय भी इसके ऊपर से विमानों का निकलना, सी रूट पे जहाज़ों का निकलना, समुद्री जहाज़ों का, शिप्स का, ये सब लगातार बना रहता है। सारे जहाज़ यहाँ से निकलते हैं और आजकल आप ये वीडियोस भी देखते होंगे, कई लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो उसके वीडियोस भी डालते हैं कि हमें तो किसी एलियन ने यहाँ पे नहीं किडनैप किया, या हमें तो कोई जो भंवर है वो यहाँ नहीं दिखी बर्म्यूडा ट्रायंगल में। तो ये जो काफ़ी सारे वेसल्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं। रोज़ का उनका रूटीन रहता है। उन्हें किसी को अमेरिका जाना है तो यहाँ से निकलना पड़ता है, यूरोप जाने के लिए निकलते हैं, कैरेबियन जाने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हमेशा से आसान बनाता हुआ आया है और हमारी टीम का भी फोकस रहता है कि कैसे आखिर आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाए। तो आपकी इसी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, एनसीईआरटी नोट समरीज और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही। देखिए, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगी कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वीकली न्यूज़ एनालिसिस, देखिए देश दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है, इसकी अगर एक वीकली एनालिसिस आपको मिल जाए तो ये आप जानते हैं आपकी तैयारी को कितना अच्छा बना सकती है। और ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी यहाँ आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस विद प्रॉपर फैक्ट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, ये भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप ये सारी ही चीजें अवेल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतर स्टेप होगा अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। देखिए, ये तो अब स्थिति थी बर्म्यूडा ट्रायंगल की प्रेजेंट सिनेरियो की, लेकिन पहली बार इसका जिक्र कब हुआ?
साल था 1492, 1492। एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सभी ने नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक ओशियन की अपनी पहली विजिट पे थे, अपनी पहली ट्रिप पर निकले हुए थे जहाज़ में। उस समय ये बताया जाता है उनके साथ जो क्रू मेंबर्स थे और खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस एरिया के अंदर, उस समय तक आपको अभी तक ये याद रखना होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल, ये जो नाम है, ये अभी इसको नहीं दिया गया था उस समय, 1492 की हम बात कर रहे हैं। तो वो अटलांटिक ओशियन में थे। उन्हें सडनली इस एरिया में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दी। कुछ दूरी पे उनको एक लाइट दिखाई देती है पानी के अंदर, और उस लाइट को उन्होंने देखा जो आसमान की तरफ बढ़ रही थी, फिर वापस से पानी में आती थी। कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दी जहाँ पे आसमान से कुछ लाइट्स हैं, वो पानी में अलग अलग जगह पे गिर रही हैं। और कई बार ऐसा देखने को जब मिला तो आसपास के जो उनके क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ये कोई यूएफओ तो नहीं है, कहीं ये कोई अलग जो दूसरी शिप्स हैं या कोई कोस्ट हैं, आसपास किनारे हैं, वहाँ से तो कहीं कोई लाइट नहीं निकल रही है जो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पानी में पड़ रहा हो। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उस समय पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लेखों में, बाद में जो उन्होंने अपना जो उनके लेख लिखे, वोयाज जो उनका पूरा लिखा गया, उसमें इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि ये कई सारी हमने चीज़ें सोची कि ये किसी अनादर शिप से आ रही होगी या कहीं कोस्ट से आ रही होगी लाइट। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि उन्होंने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस समय यूएफओस को देखा था अटलांटिक ओशियन के ऊपर। ये चीज़ यहाँ से निकली। लेकिन ये 1492 की बात है। अब करीबन 380 साल बीत जाते हैं। 380 साल के बाद 4 दिसंबर 1872 की डेट आ जाती है। इस तारीख को बताया गया कि मैरी सेलेस्ट नाम की एक शिप थी। मैरी सेलेस्ट नाम की एक शिप जो कि न्यूयॉर्क से जिनेवा, इटली जाने के लिए निकली हुई थी। 7 उसके क्रू मेंबर्स उसमें शामिल थे। कैप्टन थे उसके बेंजामिन ब्रिक्स, अपनी वाइफ के साथ में और अपनी 2 साल की बेटी के साथ में इस शिप पर ट्रेवल कर रहे थे। और इनके साथ में यहाँ पे इस शिप में काफ़ी सारा जो कार्गो था, जो कार्गो होल्ड था, जो सामान था, उसमें कुछ ऐसे वेसल्स थे जिनमें रॉ एल्कोहल भरा हुआ था। तो शराब यहाँ पे भरी हुई थी। ये सारी चीज़ें लेकर ये यहाँ से जा रहे थे अटलांटिक ओशियन से। लेकिन सडनली देखा ये जाता है कि ये जो शिप थी, वो एक दूसरी शिप जो आई, ब्रिटिश शिप, जिसका नाम था डी ग्रेटिया, उसे अटलांटिक ओशियन में एक जगह पर खाली मिलती है। यानी उसमें वो शिप तो वहाँ मौजूद थी लेकिन कोई भी यात्री उसमें सवार नहीं था। यहाँ जब ब्रिटिश शिप ने इसको देखा, मैरी सेलेस्टी को, ये निकली तो थी न्यूयॉर्क से जाने के लिए जिनेवा, इटली, लेकिन ये आधे रास्ते में ही समुद्र के उसी पार्ट में इसके जो क्रू मेंबर्स थे, जो लोग इसमें मौजूद थे, वो सब गायब हो चुके थे। ये खाली अवस्था में वहाँ पे तैर रही थी। जब इसको देखा डी ग्रेटिया ने, जो ब्रिटिश शिप थी, तो उसने मैरी सेलेस्टी को छानबीन की उसकी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऑन बोर्ड उस शिप पे नहीं था। लाइफ बोट्स जो थी वहाँ पे वो मिसिंग थी, शिप में से लाइफ बोट्स भी नहीं थी। और जो 9 बैरल्स थे जिसमें ये रॉ एल्कोहल जो था वो भरा हुआ था, वो भी खाली थे। साथ ही साथ शिप के ऊपर एक तलवार, जो एक स्वॉर्ड थी, वो पड़ी हुई थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में इन्हें लगा कि कोई पायरेट अटैक होगा जो इस शिप पे किया गया होगा, क्योंकि उस दौरान काफ़ी सारे पायरेट अटैक भी होते थे। सोमालिया पायरेट्स के भी आजकल आप कई सारे अटैक सुनते होंगे। तो ये 1800 के आसपास की बात है। तो उस समय पर उन्होंने सोचा कि पायरेट अटैक हुआ होगा, लेकिन कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं दिख रहे थे। साथ ही साथ में क्रू की जो जो लोग थे, उनकी जो बिलोंगिंग्स थे, जो उनके सामान, पर्सनल सामान थे, वो भी शिप पर उसी तरह से मौजूद थे। सिर्फ वो लोग गायब हुए थे। वो लोग गायब थे, उनके साथ का जो रॉ एल्कोहल जो वेसल्स थी वो खाली थी। जब ये चीज़ सामने आई तो इसके बाद थ्योरीज कई सारी आने लगी कि ये जो क्रू का डिसअपीयरेंस हुआ है, इसमें कुछ लोगों ने कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने इन पर हमला किया और इन्हें पानी में, समंदर में फेंक दिया, इसलिए ये लोग गायब हो गए। कुछ ने कुछ थ्योरीज बताई कि ये एलियन एब्डक्शन है। कई सारे एलियंस इस जगह पे मौजूद हैं शायद पानी के नीचे, और उन्होंने इस शिप में आके वहाँ पे इन लोगों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये सब अलग अलग रूमर्स जो थे वो फैलते रहे। पर इसको अगर आप आगे की तरफ देखें, मतलब कुछ ही साल निकले थे यहाँ से, करीबन 1885 की एक बात बताई जाती है, जब ये जो शिप थी मैरी सेलेस्टी, ये आगे जाके जब इसको यूज़ करने के लिए किसी दूसरे कैप्टन को दिया गया, तो उस कैप्टन ने कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री को देखते हुए एक काम किया था। उसने क्या किया था 1885 में, ये आपको कोई नहीं बताएगा। उसने क्या किया था 1885 में कि एक डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट किया था इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए। उसने क्या किया कि वो एक पॉइंट पर लेके जाता है अटलांटिक ओशन में शिप को, मैरी सेलेस्टी को, एक बार फिर 1885 में, करीबन 11 साल के बाद में। ये पिछली जो घटना है जो हमने अभी आपको बताई वो 1872 की है, और 1885 में इसको लेके गया था 11 से ज़्यादा सालों के बाद। तो जब ये यहाँ पे लेके जाता है तो उसने अपने साथ में जो लाइफ बोट लेके गया था, जो उसके साथ लाइफ बोट्स थी, वो उसमें तैर के वापस चला जाता है।
एक दूसरे छोर पर, और इस शिप को इस तरह से दिखा देता है कि यहाँ पे पायरेट्स का हमला हुआ है और इसके बाद इस पे इंश्योरेंस क्लेम करता है। तो ये चीज़ जो थी उसने की, जो इस कैप्टन ने 1885 में, ये कहीं ना कहीं इसके इतिहास को देखते हुए की थी। तो ये यहाँ पे माना जा सकता है कि जो 1872 की घटना थी उसमें भी यही हुआ हो। वो जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो यहाँ से दूसरी शिप में सवार होकर, क्योंकि लाइफ बोट्स वहाँ से मिसिंग थी और लाइफ जैकेट्स भी मिसिंग थी, तो ये वो यहाँ से सवार होकर चले गए हों और इस शिप को अबंडेंट यहाँ पे हालत में छोड़ दिया इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो ये एक चीज़ थी जो पहली बार एक 1872 में जो केस सामने आया उसमें सामने आई थी कि कई सारे लोगों ने रूमर्स बताए, लेकिन बाद में इसमें आगे देखा गया कि इस शिप को इस तरह से भी इस्तेमाल किया है काफ़ी सारे कैप्टन्स ने। तो ये तो थी पहली घटना, लेकिन ऐसा नहीं कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास ये जो इलाका है पूरा, इसमें कुछ रहस्यमय गतिविधियां नहीं हुई हैं। देखिए आगे जो आपको हम केस बताने वाले हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई यहाँ पे आसपास में, जिससे लोग सवाल उठाने पर, रूमर्स के लिए, उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो गए। इस इंसिडेंट के करीबन 9 साल के बाद 1881 में, 1881 में, एक शिप थी एलन ऑस्टिन। वो अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे सफ़र कर रही थी। उस दौरान उसको एक और शिप मिलती है। इस शिप के जो कैप्टन थे एलन ऑस्टिन के, वो थे कैप्टन बेकर। जब उन्होंने इस शिप को देखा जो कि अबंडेंट हालत में थी, उसमें कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ वो शिप वहाँ पे तैर रही थी, 2 दिन करीबन उन्होंने अपनी जो एलन ऑस्टिन शिप थी उसे वहीं उसके नज़दीक में रोक कर वेट किया, इंतज़ार किया। उन्होंने देखा कि कहीं कोई हरकत दिखाई दे, कहीं कोई शख्स दिखाई दे, कहीं किसी गलत अवस्था में तो यहाँ पे कुछ कुछ गलत काम तो नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से उन्होंने इस शिप को रेस्क्यू करने के लिए 2 दिन तक इंतज़ार किया। 2 दिन तक जब उन्हें कोई भी नहीं दिखा, यहाँ पे कोई भी मेंबर क्रू का नहीं दिखा, तो उन्होंने अपनी शिप के, एलन ऑस्टिन के कुछ क्रू मेंबर्स को इस अबंडेंट शिप पर भेजा जो अटलांटिक ओशन में वहाँ पे तैरती हुई नजर आई थी। जब वो यहाँ पे इसको भेजते हैं उसे वापस लाने के लिए छोर तक, किनारे तक, उन्होंने कहा कि आप लोग इस शिप को उधर हमारी शिप के साथ में ही किनारे तक, कोस्ट तक ले जाइए। लेकिन बीच में अचानक वो देखते हैं कि एक तूफान आता है, एक समुद्री तूफान आया, जिससे ये दोनों जो शिप थी इनके रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद जो कैप्टन बेकर थे, उन्होंने जब देखा बाद में, कुछ समय के बाद, तो उन्हें एक शिप ये दिखाई देती है एक बार फिर से उसी जगह पर। लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने क्रू मेंबर अपने शिप के भेजे थे इस शिप में इसको रेस्क्यू करने के लिए, वो मौजूद वहाँ नहीं थे, वो लोग गायब हो चुके थे। इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने अटेम्प्ट किया इस शिप को वापस ले जाने के लिए, लेकिन फिर 2 वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन ये बताता है कि एक बार फिर से तूफान आया, फिर ये शिप खो गया, वापस से उन्हें मिला, तब भी उनके और क्रू मेंबर्स जो थे वो वहाँ पे नहीं थे। लेकिन दूसरा वर्जन जो है वो ये बताता है कि कैप्टन बेकर, जो ऑफिशियल जिसको माना भी गया है कि कैप्टन बेकर सेकंड अटेम्प्ट में इस शिप को ले आए थे। पहली बार में क्या हुआ ये आज भी संदेह का विषय है, ये मिस्टीरियस है एक चीज़ के पहली बार में कैसे अचानक तूफान आया और उनके जो क्रू मेंबर्स थे वो कहाँ गए उस शिप से। लेकिन दूसरी बार में वो इसको ले आए थे, ये चीज़ आती है। लेकिन करीबन 37 साल बाद इस इंसिडेंट के, मार्च 1918 में, 1918 मार्च के महीने में, एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस केस यहाँ से देखने को मिलता है। इसी अटलांटिक ओशन से, इसी त्रिकोण से, इसके बीच में हुआ क्या कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, इसलिए इसको सबसे बड़ा केस कहा जाता है। दरअसल यूएस नेवी की लार्जेस्ट जो फ्यूल वेसल थी, फ्यूल शिप थी, यूएसएस साइक्लोप्स, इसको यूएस नेवी ने भी दर्ज किया है अपने डॉक्यूमेंट्स में, और उन्होंने बताया कि हाँ ये जो शिप हमारा डिसअपियर हुआ है ये आज तक का यूएस की नेवी का सबसे बड़ा केस माना जाता है। तो यूएसएस साइक्लोप्स जो थी, लार्जेस्ट नेवी शिपिंग वेसल थी, फ्यूल वेसल थी। मार्च 1918 की बात बताई जाती है कि ब्राज़ील से बाल्टीमोर जाने के लिए ट्रेवल कर रही थी। 10,800 टन मैग्नीज ओर इस पे मौजूद था, साथ में 309 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। लेकिन ये 309 क्रू मेंबर्स जब ब्राज़ील से निकलते हैं बाल्टीमोर जाने के लिए, ये शिप कुछ समय तक बहामास के कोस्ट तक आती है, इसके बाद आगे जाती है, और इसके साथ ही जब ये आगे बढ़ने लगती है, एक मैसेज जो यहाँ से भेजा गया था मॉर्स कोड में, वो ये था कि अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग बहुत ही आसानी से, ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है, आसानी से हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से ये शिप जो थी वो गायब हो जाती है। कभी भी वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची, कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाई। जब बाद में लोग आते हैं यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, इसमें मैसेज इसका आ चुका था, सिग्नल से भेजा गया था ऑपरेटर के द्वारा। लेकिन जब देखा गया कि क्या हुआ है शिप के साथ, तो एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीबन बताया जाता है उस समय पे काफ़ी सारा पैसा इसमें खर्च किया गया, सैकड़ों जो शिप्स थी, प्लेन्स थे, उनको लगाया गया इसे ढूंढने के लिए, यूएसएस साइक्लोप्स के को। लेकिन कभी भी ये शिप मिल नहीं पाई।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी कि कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया कि हम मुसीबत में हैं, कोई भी रेडियो कॉल इस तरह का आसपास की किसी शिप को रिसीव नहीं हुआ, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा, हमने आपको बताया कि बिजीएस्ट रूट माना जाता है, काफ़ी सारी शिप इस पर ट्रेवल करती हैं यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उन्हें कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर यूएसएस साइक्लोप्स के साथ हुआ क्या था। लेकिन एंड में हम आपको इस वीडियो के बताने वाले हैं कि असल में क्या रहस्य था इसके पीछे, हकीकत क्या थी, इस एरिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई थी। तो ये एक और केस है जिसे बहुत बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। अब ये केस हुआ 1918 में, इसके 3 साल गुजरते हैं। जनवरी 31 1921 का केस है, 1921 जनवरी 31 का। एक शिप थी कैरोल ए डीरिंग। ये शिप जो थी इसे पाया जाता है हैट डायमंड सोल नॉर्थ कैरोलिना में। और ये शिप जो वहाँ पे थी इसके बारे में बताते हैं कि ये अल्कोहल की स्मगलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन ये शिप भी सेम उसी हालत में मिली जैसे कि बाकी शिप्स मिली, अबंडेंट। कोई भी यात्री जो इसमें मौजूद थे उस समय पर, क्रू मेंबर, वो जीवित नहीं थे या तो कहीं गायब हो गए थे। उनका डिसअपीयरेंस जो था वो मिस्ट्री बन के फिर रह गया। ये जब शिप यहाँ पे मिलती है तो इसके बारे में बताते हैं कि शिप के अंदर से क्रू मेंबर्स के पर्सनल आइटम्स, नेविगेशन टूल्स, लॉग बुक्स और लाइफ बोट्स, ये सब कुछ यहाँ से मिसिंग था। जबकि ये जब चली थी अपने गंतव्य स्थान पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए, तब तक ये सब यहाँ पे मौजूद था। लेकिन बाद में जब ये शिप अबंडेंट स्थिति में मिलती है, यहाँ से ये सब कुछ गायब था और उसके बाद कभी भी इन लोगों को खोजा नहीं जा सका। ये एक और मिस्ट्री है, इसके बारे में बताएंगे कि क्या हुआ एंड में, हकीकत क्या थी इस शिप के साथ। लेकिन अब यहाँ से 24 साल निकल जाते हैं और एक बहुत बड़ा केस जो है वो वेट कर रहा था इस इलाके का। जब ये यहाँ से बाहर आया उसके बाद में इस जगह को बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया गया। अब तक आप देखिए कि बर्म्यूडा ट्रायंगल ये नाम इस जगह को नहीं दिया गया था। कई लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल कहते थे उस समय पे, काफ़ी लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। लेकिन ये वो केस हुआ जिसके बाद इसे असल में नाम दिया गया द बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये कैसे हुआ था अब ये आपको बताते हैं। करीबन 24 साल यहाँ से निकल जाते हैं। 24 साल के बाद एक बेहद बड़ा केस यहाँ पे हुआ इस अटलांटिक महासागर के उस त्रिकोणीय क्षेत्र में। दिसंबर 1945 की बात है, 1945, भारत की आज़ादी से महज 2 साल पहले दिसंबर की ये बात है। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से, यानी कि प्लेन्स थे। अब ये ऐसा पहला केस है जहाँ पे अब तक आपने देखा कि जो समुद्री जहाज़ हैं सिर्फ उनका जिक्र हुआ है कि वो डिसअपीयर हुए हैं, वो गायब हुए हैं। लेकिन ये ऐसा पहला केस था जहाँ पे हवाई जहाज़ जो हवा में चल रहे हैं, ऐसे प्लेन्स, वो भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट, वो यहाँ गायब हुए मिस्टीरियस तरीके से। ये केस क्या था कि 14 आदमी थे, 14 जो पायलट्स थे बॉम्बर जेट्स के, यूएस नेवी के, वो फोर्ट लॉरेल से चलते हैं। ट्रेनिंग मिशन था उनका एक, यहाँ से उड़ान भरते हैं। इस ट्रेनिंग मिशन को नाम दिया गया था फ्लाइट 19। जब ये यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, बहामास के ऊपर से इन्हें निकलना था और यहाँ पे पूरी एक ट्रेनिंग करनी थी अपनी, जिसे फ्लाइट 19 नाम दिया गया था। करीबन 1 घंटे के बाद जो इस प्लेन के कैप्टन थे, इन 5 बॉम्बर्स में से एक के, उन्होंने कुछ कंपास इश्यूज़ को सिग्नल भेजा। कुछ कंपास इश्यूज़ उन्हें ऐसे आ रहे थे कि जो उनके कंपास लगे थे वो काम ही नहीं कर रहे थे, वो दिशाएं गलत दिखा रहे थे, घूमे जा रहे थे एक के बाद एक। साथ ही साथ उन्होंने अचानक से ये बताया कि फ्यूल जो है वो ख़त्म होने लगा है और बहुत ही तेज़ हवाएं जो हैं उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें, इन लोगों की बातचीत, जो आसपास अपने बाकी जो 5 प्लेन थे आसपास भी वो लोग बात कर रहे थे सारे कैप्टन एक दूसरे से कि आखिर असल में हो क्या रहा है हमारे साथ में। और इन सारी कन्वर्सेशन को नीचे जो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था वो सुन भी सकता था, वो वहाँ पे सुन रहे थे लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इनका भी जो संबंध था, जो एक कांटेक्ट था, कनेक्शन था, वो यहाँ पे टूट चुका था। इस तरह की एक रहस्यमय चीज़ होती है। सडनली इसके बाद यूएस जो नेवी थी उन्होंने अपने बाकी कुछ और एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे भेजा तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि देख के आओ कि वहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन उन एयरक्राफ्ट्स में से भी ये बताया जाता है कि एक ऐसा था बॉम्बर प्लेन जो कि गायब हो जाता है उन 5 के साथ ही। उसके साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई थी। क्या ये किसी ऐसे एयर स्पेस में घुस गए थे जहाँ पे कुछ टाइम लाइन्स थी? क्या ये ऐसे किसी एयर स्पेस में घुस गए थे जहाँ से ये जो रियल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट में नहीं रहे थे? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जहाँ पे करीबन एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन इसके बाद चलाया गया इन 5 एयरप्लेन्स को ढूंढने के लिए। करीबन बताया जाता है 300 प्लेन्स का, शिप्स का, सबमरीन्स का यूज़ किया गया, लेकिन कुछ भी कभी भी पता नहीं चल पाया।
ये जो मिस्ट्री है फ्लाइट 19 की, ये एक अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज बन के रह गई बर्मुडा ट्रायंगल के जो आसपास घूमती हैं, लेकिन इस समय तक इसको बर्मुडा ट्रायंगल नाम नहीं दिया गया था। पर इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, जो बताया जाता है कि हकीकत में इन पांचों बॉम्बर प्लेन्स की जो गायब होने की वजह थी वो ये थी। ये मिस्टेक बताई गई बाद में और इसका ब्लेम जो है वो उस कैप्टन पे भी डाला गया कि ये हुआ था इस प्लेन के साथ, और ये हो सकता है कि उन्होंने अटलांटिक महासागर के उस त्रिकोणीय क्षेत्र के जब वो उस संपर्क में आए तब उन्होंने प्लेन्स को बहुत नीचे से चलाया, पानी की सतह से कुछ ही ऊपर, कुछ ही किलोमीटर ऊपर ये जो प्लेन्स थे वो चल रहे थे, जबकि वहाँ से उतना जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कंपास है, वो काम ठीक से नहीं करते हैं। ये सब जानकारी पहले से थी, क्योंकि जो एरिया है इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारे लोग ऐसा अनुमान लगा चुके थे कि कई सारे शिप्स हैं वो यहाँ से गायब होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, कंपास यहाँ काम नहीं करते इस वजह से। लेकिन इसके बावजूद यहाँ से बहुत ही नीचे से उन विमानों को उड़ाया गया, जिसकी वजह से ये सारे ही अटलांटिक महासागर में सीधा समा गए। उनका फ्यूल ख़त्म हो गया सडनली, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें इस तरह की एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा। रियलिटी अगर देखें तो ये चीज़ हो सकती है। बाद में कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, कई सारे ऑफिशियल जो पेपर्स निकले उनमें यही रीज़न बताया गया है। लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये पहला ऐसा केस था जिसे एलियंस ने हवा से जो विमान हैं उनको बर्मुडा ट्रायंगल के वो ऊपर से उड़ान भर रहे थे और वहाँ से उनको पकड़ लिया, वहाँ से उन्हें खींच लिया अंदर। तो ये सारी चीज़ बताई जाती है। खैर ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसको बाद में आगे ऑफिशियली बताया भी गया। लेकिन अब तक नाम जो था वो डेविल्स ट्रायंगल था, बाकी और नाम थे। बर्मुडा ट्रायंगल नाम कैसे पड़ा? देखिए, करीबन 19 साल के बाद इस इंसिडेंट के 1964 फरवरी का महीना था। एक साइंस फिक्शन राइटर थे जिनका नाम था विंसेंट गडीज। विंसेंट गडीज जो थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर मैगजीन एगोसी में। अर्गोसी ये जो मैगजीन थी, अर्गोसी, इसमें एक आर्टिकल इन्होंने लिखा, उसका नाम इन्होंने रखा द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, क्योंकि ये जो 3 छोर हैं जिनसे ये बनता है उसमें से एक बर्मुडा भी है, एक पोर्टो रिको है। यहाँ पे इन्होंने इसको द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से एक आर्टिकल लिखा। इसके बाद, इनके आर्टिकल के बाद काफ़ी सारे ऐसे लेखक सामने आए जिन्हें लगा कि ये तो एक रहस्यमयी प्लेस है, इसके आसपास काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हो चुकी हैं। कुछ कहानियों में जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने खुद से फिल करना शुरू की, क्योंकि साइंस फिक्शन था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने आप भी फिल आउट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे, यहाँ से निकले, वहाँ गए, उनके साथ ये हुआ, कुछ एलियन उन्हें दिख गए। काफ़ी सारा फिक्शनल जो चीज़ें थी वो उन्होंने यहाँ पे इसमें डाली, और उसके साथ ही कुछ बुक्स को पब्लिश किया। इसमें एक वो भी बुक मौजूद है जो कि उस समय की बेस्ट सेलर हुआ करती थी, चार्ल्स बर्डलिट्ज़ की, जिसका नाम था द बर्मुडा ट्रायंगल। इस बुक को इतनी पब्लिसिटी मिली कि करीबन 20 मिलियन कॉपीज़ 30 लैंग्वेजेस में इसकी सोल्ड आउट हुई, और खूब मुनाफा, खूब पैसा कमाया गया बर्मुडा ट्रायंगल के नाम पे। ये था 1964, जब पहली बार इस जगह को नाम मिला, माफ़ कीजिएगा, बर्मुडा ट्रायंगल। और उसके बाद में कई लेखकों ने, कई जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, फिल्म्स बनाई, काफ़ी मूवीज़ बनी, काफ़ी बुक्स लिखी गई, आर्टिकल्स लिखे गए, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमाया गया। लेकिन असलियत क्या थी, हकीकत क्या थी, उसको हमेशा से ये लोग छुपाते आए। हकीकत क्या थी, ये आपको हम कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस बताएंगे पहले, उसके बाद में इसी वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि आखिर हकीकत है क्या बर्मुडा ट्रायंगल की, क्यों यहाँ पे जहाज़ जो हैं वो गायब होते हैं। तो अब इस जगह को जो है नाम मिल चुका था बर्मुडा ट्रायंगल, लेकिन इस नाम पढ़ने के 3 साल बाद ही एक ऐसा केस सामने आता है जिसने एक बार फिर से एक और मिथिकल कैरेक्टर को हवा दे दी। यहाँ से एक ऐसा केस आया था जिसके बाद ये कहने लगे थे लोग कि एक बहुत ही बड़ी जो स्क्विड है वो यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल में मौजूद है। एक ऐसी उसको रामायण काल की सिम्हिका जो एक राक्षसी हुआ करती थी, जो लॉर्ड हनुमान, जो हमारे भगवान श्री हनुमान थे, जब वो ट्रैवल कर रहे थे समुद्र के ऊपर से, तब उन्हें उनका रास्ता भी रोका था एक ऐसी राक्षसी ने, जो कि हम रामायण में पढ़ते हैं। तो उसको एक हवा दे दी गई, इस तरह की एक मिथ को। ये कहा गया कि यहाँ पे एक स्क्विड है बहुत बड़ी, जो कि सामने आ जाती है और टकरा जाती है पहले जहाज़ों से, उसके बाद उनका रास्ता रोक के उन लोगों को गायब कर देती है। ये कैसे हुआ और ये कहाँ से निकला था कि 1967 की बात है, करीबन ये जो नाम पड़ा बर्मुडा ट्रायंगल, इसके 3 साल के बाद, दिसंबर 22 1967 की बात है। एक कैबिन क्रूज़र था विचक्राफ्ट नाम का। ये कैबिन क्रूज़र यहाँ से अटलांटिक ओशियन से अपना ट्रैवल कर रहा था, मियामी से निकलता है। कैप्टन जो थे उस पर, उनका नाम था डैन बुरैक, उनके एक दोस्त थे फादर पैट्रिक, वो उनके साथ में थे, और ये सभी मियामी जो थे, यहाँ पे जो क्रिसमस लाइट्स हैं यहाँ जाने वाले थे।
ये जो क्रिसमस लाइट थी इसको शायद करके यहाँ से सेलिब्रेट करने के बाद वापस आ रहे थे। यहाँ बताया जाता है करीबन 1-2 मील दूर जब वो निकलते हैं, इसके साथ ही कैप्टन जो थे उन्होंने कोस्ट गार्ड्स को एक सिग्नल भेजा और उन्होंने कहा कि हम हिट किए हैं किसी एक चीज़ को, हमारा जो जहाज़ है वो किसी एक चीज़ से टकराया है। और सडनली इसके बाद करीबन 19 मिनट का समय लगा कोस्ट गार्ड्स को यहाँ पे पहुँचने में उस लोकेशन पे, क्योंकि ये अभी अभी निकले थे, 1-2 मील की जो दूरी थी वो इन्होंने तय की थी। 19 मिनट में जब कोस्ट गार्ड्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे ना ही विचक्राफ्ट मिलता है, ना ही वो जहाज़ मिलता है, ना ही उस पर मौजूद लोग मिलते हैं। 19 मिनट के अंदर क्या हुआ उन लोगों के साथ, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, वाकई में मिस्ट्री है। कहाँ गए वो लोग, ये भी एक मिस्ट्री है। और ये वो टाइम था जब जिसके बाद कुछ ऐसी भ्रांतियाँ थीं, उनको फैलाया जाने लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्विड मौजूद है जो इसने इस जहाज़ को जो टक्कर मारी और उसके बाद में इसके सारे लोगों को अपने जाल में जो है फंसा लिया, यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से गायब कर दिया। ये सारी चीज़ें की गई, कई सारी रिसर्च इसके बाद की गई विचक्राफ्ट के लिए, क्योंकि विचक्राफ्ट को इस तरह से माना जाता था कि ये एक ऐसा वेसल है जो कि वेल इक्विप्ड था लाइफ सेविंग डिवाइसेस से, और वो कभी अनसिंकेबल था, उसको ऐसा बनाया गया था कि वो डूब नहीं सकता। उसमें काफ़ी सारी लाइफ जैकेट्स वगैरह थी, लाइफ बोट्स थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से उसको फुलफिल किया गया था। तो जब ये विचक्राफ्ट डूबा है यहाँ अटलांटिक महासागर में, तब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री एक और बन गई। और ये हाल ही के समय में हुआ 1967 में कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ से स्क्विड का जो एक कहानी है वो निकल के आई, एक और रूमर जो था वो इसके साथ में जुड़ गया, बर्मुडा ट्रायंगल के साथ में। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज तक कोई भी जो साइन है वो इन लोगों का नहीं मिला है, ना ही विचक्राफ्ट का मिला है, ना ही उसका कोई मलबा जो है वो कभी बरामद हो पाया। कुछ रीसेंट केसेस अब देख लेते हैं। देखिए, साल 2015 जुलाई का महीना, 2 लड़कों के बारे में यहाँ बताया जाता है जो कि 14 साल उनकी उम्र थी, ऑस्टिन स्टेफनोस और पेरी कोहेन। ये दोनों लड़के एक छोटी सी नौका जो थी, नाव जो थी, उसको लेकर फ्लोरिडा के कोस्ट से निकलते हैं लेफ्ट की तरफ। फिशिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये जिस रूट पर जाने वाले थे वो पूरा बर्मुडा ट्रायंगल का ही एरिया था। करीबन 1 साल के बाद ये बोट जो थी वो कोस्ट ऑफ बर्मुडा पर मिलती है, लेकिन इन दोनों ही जो लड़के थे 14 साल के, दोनों का ही कोई अता पता नहीं था। ये मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। इस इंसिडेंट के 3 महीने के बाद 2015 में ही अक्टूबर के महीने में एक SS एल फारो नाम की एक शिप थी, एक वेसल था, जो कि बर्मुडा ट्रायंगल में यहाँ पे पानी में समा जाता है। करीबन 33 लोग इसमें क्रू मेंबर्स थे। और ये बताया जाता है कि ये जो वेसल था वो उस दौरान ट्रैवल कर रहा था जब एक हरिकेन जोआकिन नाम का एक हरिकेन उस पूरे समंदर में फैला हुआ था। लगातार जो तूफान था एक तरह से, जिसको नाम दिया गया था हरिकेन जोआकिन, ये यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन उसके दौरान भी ये 33 लोगों को लेकर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था एल फारो, और इसी दौरान ये सभी लोग मारे जाते हैं, ये डूब जाते हैं। इस शिप का भी कभी कुछ पता नहीं चला है। तो यहाँ तो साफ तौर पर यह है कि भाई तूफान है, उसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो डेंजरस तो है ही, वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ में जो पिछला केस हमने आपको बताया 2 लड़कों का, उसमें भी अगर आप देखें तो एक छोटी सी नौका में अगर आप एक ऐसे जोन में जाते हैं समंदर के जहाँ पे हाई वेव्स का अलर्ट हमेशा जारी रहता है, जहाँ पे बताया जाता है कि समुद्री तूफान कभी भी आ सकते हैं, कंपास आपका जो है वो काम नहीं करता है, तो एक छोटी नौका बड़ी बड़ी लहरों को उस तरह से उनका सामना नहीं कर सकती है। और ये हमने काफ़ी सारे अलग अलग केसेस में अलग जगह भी देखा है। लेकिन एक सबसे लेटेस्ट जो केस है वो है 2021 का, जिसे बताया जाता है कि मई 2021 में लेटेस्ट इंसिडेंट के नाम पे इसको रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है कि एक डिसअपीयरेंस हुआ छोटे 2 इंजन प्लेन का मई 2021 में। इसमें 4 लोग ऑन बोर्ड थे। ये सभी अचानक डिसअपीयर हो जाते हैं अटलांटिक ओशन के ऊपर से। अच्छा, ये प्लेन जो एयरप्लेन्स हैं, इसमें दूसरा ऐसा केस बताया जाता है, यानी पहला एक जो फ्लाइट 19 का था, जो कि 5 बॉम्बर प्लेन जो थे वो US नेवी के थे, उसे ऑफिशियल केस माना जाता है कि हवा में गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ प्लेन्स। और दूसरा केस ये बताया जाता है कि अचानक जो रडार थी उसका जो कॉन्टैक्ट था वो नीचे ATC से संपर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। पोर्टो रिको से फ्लोरिडा के लिए ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, और यहाँ पे इसके बाद में इस प्लेन का कुछ समय के बाद जो मलबा था वो बरामद भी हो जाता है एक पहाड़ी से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई। लेकिन ये जो केस है ये एक ऐसा अकेला केस है, दूसरा ऐसा केस है जहाँ पे एयरप्लेन का जिक्र किया गया बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से, कि वो प्लेन्स भी वहाँ से निकलते हुए गायब हो जाते हैं। खैर, अब बात आती है कॉन्ट्रडिक्शंस की। अब बात आती है कि आखिर हकीकत क्या है। देखिए, जब आप कुछ एप्लीकेशंस हैं, जब आप उनके मुहाने से देखते हैं कि इस रूट पे कितने जहाज़ इस समय चल रहे हैं लाइव,
तो आपको ये पता चल जाता है कि सैकड़ों जहाज़ अभी भी, इस समय भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी ट्रैवल कर रहे हैं इसी पूरे एरिया में। 4,40,000 मील का ये एरिया है, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। एक और एप्लीकेशन जहाँ पे आप फ्लाइंग रडार के थ्रू देख सकते हैं कि कितने विमान जो हैं वो इस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं इस समय पर, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स। तब आपको दिखता है यहाँ पे कि सैकड़ों ऐसे विमान हैं जो अभी भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी तरह की, किसी को कोई क्षति, किसी को कोई रहस्यमयी तरीके से एलियन एब्डक्शन, रहस्यमयी तरीके से उनका डूब जाना, ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, ये सब नहीं हो रहा है। हकीकत क्या है, इस पे आएँ उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल, ये जो त्रिकोण है, इसके अलावा अगर ये सत्य है कि यहाँ पे एलियन एब्डक्शन है, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसा करते हैं, एलियंस ऐसा करते हैं, तो इन मिस्ट्रीज़ के बारे में क्या जो अब हम आपको बताने वाले हैं। MH370 आप सभी ने सुना होगा, एक ऐसा विमान जिसको एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहा जाता है। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से चला था, मलेशिया से बीजिंग जाने के लिए चाइना। 227 पैसेंजर इसमें थे, लेकिन सडनली हवा में डिसअपियर हो जाता है। पर ऑफिशियल रिपोर्ट यहाँ पे क्या बताई गई बाद में, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB के द्वारा ये बताया गया, उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो फ़्लाइट थी वो रिमोट पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन में कहीं 2500 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे ये जो फ़्लाइट थी ये गायब हो गई है। इस जगह पे इसका डिसअपीयरेंस हुआ है और ये कहीं इंडियन ओशियन में ही समा गई है। तो क्या इंडियन ओशियन में भी कोई बर्मुडा ट्रायंगल है? सवाल यहाँ से ये सारे खड़े होते हैं जो अभी हम बाकी आपको मिस्ट्रीज़ बताने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग, और उनका बाद में रिजल्ट क्या बताया गया है। तो आप खुद ही एक बार सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इनके साथ में क्या हुआ है। इसके बाद अगली फ़्लाइट पैन एम फ़्लाइट 914। ये पैन एम जो एयरवेज़ हैं इनके साथ काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ पहले से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो इनकी फ़्लाइट 914 थी उसके संग एक बहुत ही अजीब तरह की विचित्र मिस्ट्री है। कई लोग तो कहते हैं कि ये हकीकत भी नहीं है, ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। 2 जुलाई 1955 की बात है, पैन एम फ़्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए निकलती है। 57 पैसेंजर्स इसमें ऑन बोर्ड थे। अचानक से ये पहले गायब हो जाते हैं और गायब हो जाने के करीबन 50 सालों के बाद ये बताया जाता है कि ये फ़्लाइट एक बार फिर से देखी गई और रीअपियर्ड होती है। जब रीअपियर्ड हुई उसके बाद में इनसे पूछताछ की गई, तहकीकात की गई, लेकिन इनकी उम्र जो थी वो सेम ही थी जैसे ये लोग 55 साल पहले, 50 साल पहले निकले थे। तो एक ये बड़ी अलग मिस्ट्री है कि क्या ये भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही गायब हुई थी और बाद में वहाँ से एलियंस ने इन्हें छोड़ दिया गया। बहुत से सवाल आसपास खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही सीरियस केस होमी जहांगीर बाबा का। हमारे भारत के वीर सपूत होमी जहांगीर बाबा, उनका प्लेन एयर इंडिया फ़्लाइट 101, इसका जो क्रैश था या ये कहें कि इसका डिसअपियरेंस था, वो बताया गया कि मॉन्ट ब्लैंक में 24 जनवरी 1966 को इनका जो विमान था वो अचानक से गायब हो गया। काफ़ी सालों तक इसका कोई मलबा, कोई अता पता कुछ नहीं था। जो उसका ब्लैक बॉक्स था वो भी यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट बताई गई उसमें ये कहा गया सालों बाद कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो जेनीवा एयरपोर्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, और इस फ्लाइट के, एयर इंडिया फ़्लाइट 101 के पायलट के बीच में, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कुछ जो कम्युनिकेशन था वो ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मॉन्ट ब्लैंक में जाके क्रैश हुआ ये विमान होमी जहांगीर बाबा का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सारे केसेस में आप एट द एंड इन्वेस्टिगेशन कर करके, उसको छानबीन कर करके, तहकीकात करके रिपोर्ट्स निकाल दे रहे हैं। लेकिन वहीं बर्मुडा ट्रायंगल के जो केसेस हैं, जो 1700 में, 1800 में हुए, 1900 में हुए, उनके आगे छानबीन ही नहीं की गई। क्योंकि समंदर में आप देखिए कि हम वहाँ पे अभी उतना गहराई में नहीं जा पाए हैं जहाँ से हम उतना एक चीज़ें जो हैं, एक्सकवेशन जो हैं, या ये कहें कि तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर पाएँ। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो कहानियाँ हैं ये एक मिस्ट्री बनकर हमेशा से रह गई हैं। लेकिन ये भी असलियत नहीं है। असलियत आपको बताएंगे कि आगे है क्या, असल में होता क्या बर्मुडा ट्रायंगल में। कुछ और केसेस की बात करें, एमिलिया अरहर्ट्स का एक केस हुआ जुलाई 1937 में। एक ट्रिप पर थी एमिलिया अरहर्ट्स, यूएस की, पूरे वर्ल्ड की एक ट्रिप पर थी वो अपने प्लेन से। सडनली उनका जो 2 इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा प्लेन था वो डिसअपियर हो जाता है और आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो क्या जहाँ पे इनका प्लेन डिसअपियर हुआ, जो कि मार्शल आइलैंड्स के, सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर की जगह बताई जाती है, क्या यहाँ पे भी कोई बर्मुडा ट्रायंगल है? तो ऐसे कितने बर्मुडा ट्रायंगल हैं पूरी दुनिया भर में? या इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग जगह पे होती हैं जिसकी वजह से ये डिसअपियरेंस जो हैं, जो गायब होना है प्लेन्स का, ये होता है। इसके बाद फ्लाइंग टाइगर फ़्लाइट 739 मिड ऑफ मार्च 1952 का ये केस है।
वियतनाम वॉर के दौरान यूएस आर्मी का यूएस की जो आर्मी है उनका फ्लाइंग टाइगर ये जो विमान था वो अचानक से मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में है उसके ऊपर से उड़ान भरते हुए अचानक गायब हो जाता है। तो क्या मैरियाना ट्रेंच, जिसको एक तरह से सबसे गहराई वाला हिस्सा कहा जाता है समंदर का, कि सबसे गहरा समंदर वहीं है, तो मारियाना ट्रेंच में क्या ये यहाँ पे गायब हुआ ऊपर से, तो क्या यहाँ भी एक बर्मुडा ट्रायंगल है? ये भी एक संदेह का विषय है। ऐसे काफ़ी सारे केसेज हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज़ के तो काफ़ी सारे केसेज हैं। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज़ अगर आप देखें, इनके काफ़ी विमान हैं जो कि इसी तरह गायब हो गए। लेकिन बाद में उनके बारे में जो बताया गया वो ये था कि इनके साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि हमेशा जो क्रैश हुए हैं इनके विमान या जो गायब हुए हैं, उसमें प्लेन की डिज़ाइन का सबसे बड़ा क्रूशियल रोल था। गलत डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा रोल था, जिसकी वजह से इनके प्लेन्स बार बार गायब होते रहे। चाहे आप ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज स्टार टाइगर का केस ले लीजिए, जो कि 30 जनवरी 1948 को उड़ा था। यहाँ से इसमें भी बताया गया कि लंदन से बर्मुडा जाने के लिए जब ये उड़ा था, ये देखा गया बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस निकल के आई, जब ये गायब हो गया उसके बाद, कि बहुत ही लो फ्लाई करने की वजह से उस समंदर के, जब विमान समंदर के पास में होता है, ऊपर होता है, तब वो उसको बहुत नीचे से ले जाने की गलती जो करते हैं पायलट्स, उसकी वजह से यहाँ पे ये डायरेक्टली अपना संतुलन खोकर उन वेव्स की वजह से, उस तूफान की वजह से, उन विंड्स की वजह से समंदर में समा जाते हैं। ये यहाँ पे निकल कर आया। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एक और एयरवेज का एक और जो विमान था, स्टार एरियल, इसके साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई कि ये बर्मुडा से जमाइका जाने के लिए उड़ान भरी इसने 1949 में 17 जनवरी को, और 1 घंटे के बाद ही यहाँ से इसके डिपार्चर के बाद करीबन 20 पैसेंजर्स इसमें शामिल थे। कभी भी इसका कोई अता पता नहीं मिला, ये अचानक से गायब हो जाता है। और बाद में ये ही बताया गया इसमें भी कि एक डिज़ाइन फेलियर था इस विमान के साथ में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं कुछ इस तरह की डिसअपीयरेंस हो रहा है तो वो कुछ अननेचुरल चीज़ों की वजह से ही हो रहा है, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो ऐसा करवा रही हैं या कर रही हैं, या कुछ एलियंस ऐसा काम कर रहे हैं। कई बार ये डिज़ाइन फेलियर्स की वजह से भी होता है, बैड वेदर कंडीशंस की वजह से होता है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कंपास काम नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो गलत दिशाएं दिखा देती हैं, जिसकी वजह से फ्यूल ख़त्म हो जाता है और जो जहाज़ हैं, जो विमान हैं, वो समंदर की गहराइयों में या उन तूफ़ानों की वजह से समा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। खैर, रियलिटी क्या है अब उस पर आते हैं। देखिए, थ्योरीज़ जो बताई गई बर्मुडा ट्रायंगल के साथ, उसमें सबसे फेमस था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड एलियंस। ये कहा गया कि इस जगह, इस त्रिकोण के बीच में एलियंस का एक बहुत बड़ा केंद्र है पानी के नीचे, जहाँ से वो लोग ऊपर से निकलने वाले सारे जहाज़ों को खींच लेते हैं। आप इस थ्योरी पे बिलीव करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी थ्योरी बतानी है, इन जो जितनी थ्योरीज हम आपको बताने वाले हैं उनमें से, कि कौन सी आपको सही लगती है। तो पहली ये थ्योरी तो नहीं मानी जा सकती, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी थ्योरी बताई जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इसको सुनिएगा ध्यान से, साइंटिफिक थ्योरी है। ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है, जो कि होता है अर्थ के मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से, ये यहाँ पे पूरे जो कंपास हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको डिस्टर्ब करती है। कोई भी शिप है, कोई भी प्लेन है, उसके जो कंपास होते हैं, उनके दिशा को अगर बदल दिया जाए, उसे ख़राब कर दिया जाए, उसमें रुकावट आए, सही दिशा ना दिखाई जाए, तो एक समय के बाद आके फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। एक समय के बाद आके अगर वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे तूफ़ान आते हैं, जहाँ पे वेव्स बहुत हाई हो जाती हैं, और रात के समय तो समंदर का जो विकराल रूप होता है कई एरियाज़ में, वो आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, उसके आने से कई बार जो जहाज़ हैं वो डूब भी जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है बर्मुडा ट्रायंगल के उस पार्ट का, उस एरिया का, उस पूरे ट्रायंगल का, जहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब करती हैं उन कंपास को, जिसकी वजह से ये रास्ता भटकते हैं और एक एट द एंड डूब जाते हैं। तीसरी थ्योरी बताई जाती है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, एक ऐसी मिथिकल सिटी अटलांटिस की, जहाँ पे बताया जाता है कि एक बहुत पुरानी सभ्यता थी अटलांटिस की, जो जहाँ पे रहा करती थी। बाद में वो समंदर में समा गई, लेकिन वो समा तो गई, पर जो उसके पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल्स थे वो समंदर की गहराइयों में आज भी मौजूद हैं, जो कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और जो शिप का नेविगेशन है उसको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खींच भी लेते हैं अंदर शिप को और नेविगेशन भी ख़राब हो जाता है। इस थ्योरी पे क्या आप बिलीव कर सकते हैं वो बताइएगा। चौथी थ्योरी जो है, इस पे कहीं ना कहीं ये
वेरीफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे आप विश्वास कर सकते हैं, एक बार इसको सोच के देखिएगा। ये थ्योरी बताई जाती है कि यूएसए का AUCTEC बेस, यानी कि यूएसए का अटलांटिक अंडर सी टेस्ट एंड एवेल्यूएशन सेंटर, ये जो है ये बहामास के उस एरिया में मौजूद है, समुद्र के अंदर। यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है यूएस, सबमरीन टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स बताई जाती हैं कि ऑस्टेक में सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ का हम अंदर पानी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आके के सवाल खड़ा करते हैं वो ये हैं, वो आरोप ये लगाए जाते हैं कि यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेविगेशन जो जहाज़ों का है वो लंबे समय से, कई सालों से डिस्टर्ब होता आ रहा है इस पूरे एरिया में। मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ में ये लोग खिलवाड़ यहाँ पे करते हैं। तो यूएसए के जो ऑस्टेक बेस है, क्या ये यहाँ पे वजह है इसकी? एक थ्योरी बताई जाती है कि कॉमेट था वो बहुत सालों पहले, सदियों पहले अटलांटिक महासागर में गिरा था आके। एक ऐसा कॉमेट जो कि अंतरिक्ष से आया, अटलांटिक महासागर में गिरा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्टर्ब हो गई। और वो इस तरह से डिस्टर्ब हुई कि अभी भी यहाँ पे जब भी कोई जहाज़ निकलता है तो उसका कंपास काम नहीं करता, वो खुद के ऊपर एक खिंचाव महसूस करता है, और कहीं ना कहीं जो वेव्स हैं वो इतनी हाई हैं तो उसकी वजह से वो पानी में समा भी जाता है। इसके अलावा एक साइंटिफिक थ्योरी बताई जाती है कि जो ट्रैप्ड मीथेन होती है, मीथेन पॉकेट्स कई सारी ऐसी बनी होती हैं जो कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, जिसकी वजह से तूफान भी आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं, तो उसी की वजह से पानी के अंदर जो सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, मीथेन पॉकेट्स जो हैं वो अलग अलग जगह रिलीज़ होने लगते हैं, और इसी की वजह से जो शिप है वो सिंक हो जाते हैं। ये साइंटिफिक थ्योरी है जो कि बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत ही अच्छी तरह से इसको टेस्ट किया गया है और बताया भी गया है कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, इसलिए ये एरिया बाकी के समंदरों से पूरी दुनिया भर के अलग है, इसलिए ये त्रिकोण अलग माना जाता है। मेन चीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अब हम आपको बताने वाले हैं वो हैं वेदर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल का ये जो एरिया है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी बार साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस पर शोध किया है और ये बताया है कि जो वेदर पैटर्न्स देखे गए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर पूरे साल भर, वो इस तरह के वेदर पैटर्न्स थे जहाँ पे सडन स्टॉर्म्स, अचानक से आने वाले तूफान, वाटर स्पाउट्स, अचानक से बनने वाली जो सिस्मिक जो गतिविधियाँ हैं नीचे पानी के, वो यहाँ देखी गई, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कई बार ये इस तरह से घिर जाता है, काला हो जाता है ये पूरा एरिया, या फिर इसमें बादल छा जाते हैं समंदर से बहुत ही समीप आके, बहुत ही उसके करीब आके, कि यहाँ से विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नीचे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से काम करने लगते हैं, तो नेविगेशन सिस्टम ख़त्म हो जाता है पूरे व्हीकल का, उससे उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताई जाती है कि इन चीज़ों की वजह से जो ट्रायंगल है वो नेविगेशनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देने लगता है किसी भी शिप को या किसी प्लेन को। रास्ता भटक जाते हैं, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तूफ़ान आने लगता है, और इस तूफ़ान की वजह से, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है अगर ख़राब है तो उस दौरान ट्रैवल करने से हमेशा रोका जाता है, मना किया जाता है। इसके बावजूद क्योंकि बिजिएस्ट शिपिंग रूट है, तो जब यहाँ से निकलते हैं ये जो सारे जहाज़ हैं उस ख़राब वेदर में भी, तो यहाँ पे उन्हें उसका जो प्रकोप है नेचर का वो झेलना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे बताते हैं, ये आती है। इसके अलावा मैकेनिकल फेलियर्स और इक्विपमेंट माल फंक्शन, ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। ये क्या है? देखिए, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं जहाँ पे मैकेनिकल फेलियर होना बहुत ही एक आम बात है। कई बार ऐसा देखा भी गया है और होता है, इंजन फेल हो जाना, फ्यूल इंजन ठीक से काम नहीं करना, नेविगेशन नहीं दिखाना ठीक से, तो ये चीज़ें होती हैं। और बर्मुडा ट्रायंगल जैसे उस बड़े एरिया में जिसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4,40,000 मील का, अगर उस समय पर कोई ऐसा शिप, कोई प्लेन वहाँ पर मौजूद है और उसमें इक्विपमेंट माल फंक्शन हो गया है, कुछ उसका जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो गया है, तो इसमें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का देखा जाना कि नीचे एटीसी से या अपने सिग्नल से किसी दूसरी शिप से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, सिग्नल ही नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू जब है, जो रेस्क्यू शिप्स हैं, जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं, जब वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं सही समय पर, क्योंकि बहुत ही बड़े एरिया में है और इस बीच में अगर कहीं हो जाए किसी भी प्लेन, किसी भी शिप के साथ में, तो रेस्क्यू शिप जब तक वहाँ पहुँचेगा तब तक तो जो वेदर कंडीशन है और जो भी सारी चीज़ें हैं उससे वो जहाज़ डूबना ही डूबना है, जिससे वो डिसअपीयरेंस जो है वो आगे जाके ऐसी ही मिस्ट्री बन जाता है जो अभी तक हमने आपको सुनाई।
मेन चीज़ यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर्स को भी बहुत बड़ा केस बताया गया है बर्मुडा ट्रायंगल के मुहाने से। ये कहा जाता है कि मैकेनिकल फेलियर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और एक साइंटिफिकली एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि एक थ्योरी है जो कि पॉइंट आउट ये करती है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसमें ऐसी सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ जिनमें से एक बर्मुडा ट्रायंगल भी माना जाता है, जहाँ पे कंपास जो है वो आपको जो ट्रू नॉर्थ है उस पे पॉइंट आउट नहीं करता, जो इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ उस पे पॉइंट आउट करता है। मतलब एक जो असल में नॉर्थ है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो यहाँ पे इसके बीच में कंपास खराब हो ही जाता है। और ये 2 जगह ऐसी बताई जाती हैं, एक हिमालयाज़ में बताई जाती है और दूसरी अटलांटिक ओशन में, बर्मुडा ट्रायंगल में, कि यहाँ पे इसकी वजह से नेविगेशन प्रॉपरली आ नहीं पाता है। मैग्नेटिक जो कंपास है उसकी जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से दिशा दिखाते हैं और जो जहाज़ हैं वो डूब जाते हैं। तो मेन चीज़ मैकेनिकल फेलियर, वेदर कंडीशन और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे मेन जो ट्रू नॉर्थ है या ट्रू जो दिशाएं अलग अलग कंपास की उसको डिस्टर्ब करता है। ये पॉसिबल रीजंस हैं बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज़ों के डूबने के, इस एरिया में हुई जितनी मिस्ट्रीज़ हैं उनके पीछे। और काफ़ी जगह तो हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए भी ये चीज़ें की। कई जगह पे ये देखा गया कि बहुत ही नीचे से विमान को उड़ाया गया, बॉम्बर प्लेन्स को उड़ाया गया, जिसकी वजह से वो सीधा इतने बड़े एरिया में, ये जो समंदर फैला हुआ है उस एरिया का ट्रायंगल का, वहाँ पे प्लेन जो थे वो पानी में ही समा गए। और सबसे बड़ी चीज़ नेचुरल जो वेदर कंडीशन है वो स्टॉर्म्स का आना, तूफान का आना, ये बहुत ही आम बात है इस पूरे एरिया में। डेविल्स ट्रायंगल जिसे आप कह लें, बर्मुडा ट्रायंगल कह लें, या सिंपली ये देखें कि ये एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जहाँ पे ख़राब मौसम हमेशा रहता है। तो ये मेन कॉज है इन सारी मिस्ट्री के पीछे, जिन्हें बताया गया है काफ़ी बार इस तरह से कि एलियंस हैं, यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ साए हैं, कुछ आत्माएं हैं। इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम अगर देखें तो जो टेस्टेड चीज़ सामने है वो ये है जो हमने आपको बताई, और इनकी वजह से यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो पूरी दुनिया भर का मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस उसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा हर एक पहलू बर्मुडा ट्रायंगल का, सारी जानकारी बर्मुडा ट्रायंगल की, साथ ही साथ कितनी सारी मिस्ट्रीज इसमें थी, कितने केसेस थे, उनके साथ असल में क्या हुआ था, और एक्चुअल में जो सिनेरियो है प्रेजेंट वो क्या है बर्मुडा ट्रायंगल का। सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है इस समय पर। अगर आपको देखना है तो आप फ्लाई रडार नाम से एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मरीन रडार है, सी रडार है, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, पोर्टो रिको, बर्मुडा और आपका फ्लोरिडा, ये जो त्रिकोण बनता है वहाँ पे आप कभी ऊपर देख लीजिए या नीचे पानी में देख लीजिए, कितने जहाज़ इस समय पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपना सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं होती। या फिर आप यूट्यूब पर भी वीडियोस अलग अलग देख सकते हैं, लोगों ने डाली हैं जब वो बर्मुडा ट्रायंगल से निकलते हैं तो उस समय उन्हें कुछ भी इस तरह का फील नहीं होता है। तो मेनली बात यही है कि जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है सिर्फ तभी इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, और इस तरह की चीज़ें तब होती हैं। और असल में ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना दी गई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही कुछ कारण है। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पूरा आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट बताइएगा, और भी आपके जो सजेशंस मांगे गए हैं वीडियो के अंदर, आपको कौन सी थ्योरी लगती है असल में बर्मुडा ट्रायंगल की, वो भी बताइएगा, उस पर बातचीत करेंगे। और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।